उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ने पात्रा चौल की जमीन हड़पने और माल कमाने की साजिश बड़े कायदे से रची थी। किसी जमाने में क्राइम रिपोर्टर रहे संजय राउत ने अपने हिसाब से वह सब कुछ किया ताकि वह कभी इसमें फंस न सके, लेकिन ईडी ने राउत के सारे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि संजय राउत ने बड़ी चालाकी से प्रवीण राउत का इस्तेमाल किया। घोटाले का माल प्रवीण राउत के पास रहता था और मजे संजय राउत लेता था। राउत हर काम कैश में करना पसंद करता था ताकि काम भी हो जाए और इसकी भनक भी किसी को नहीं लगे। संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए भुगतान के रूप में 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। ईडी ने बताया कि पात्रा चौल घोटाले से मिले पैसे का उपयोग अलीबाग में किहिम बीच स्थित इन 10 प्लॉट को खरीद के लिए किया गया था और संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत ने दिया था। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक और मामले में मुख्य आरोपी हैं। ईडी के अधिकारियों ने पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े मुंबई में 2 परिसरों की तलाशी ली, जिसमें शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इन 2 परिसरों में एक उस व्यक्ति का आवास शामिल है जिसने फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए नकद लेन देन किया और दूसरा परिसर कंपनी से संबंधित था। इस व्यक्ति को ईडी कार्यालय भी लाकर उसका बयान दर्ज किया गया। एजेंसी द्वारा बयान दर्ज करने के लिए उसे फिर से बुलाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जिस व्यक्ति को उसके परिसर में तलाशी के बाद ईडी के अधिकारियों के पास लाया गया था, वह फर्म और उसकी सहायक फर्मों के लिए भारी मात्रा में नकद लेन देन करता था और कंपनियों के खाते को भी देखता था। HDIAL के एक अन्य परिसर से भी कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जहां मंगलवार को तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारियों ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में बताया कि पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले से मिले धन को कई कंपनियों के माध्यम से डाइवर्ट किया गया और प्रवीण राउत ने संजय राउत को कैश रुपए भी दिए। शिवसेना नेता राउत को प्रवीण राउत से हर महीने लाखों रुपए मिलते थे। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि प्रवीण राउत द्वारा संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ 6 लाख रुपए डाइवर्ट किए गए थे। इसके साथ ही ईडी की ओर से बताया गया है कि प्रवीण राउत संजय राउत के लिए फ्रंटमैन थे। ईडी ने यह भी कहा कि जांच से यह पता चला है कि संजय राउत, प्रवीण राउत और HDIAL के प्रमोटर राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन ने मिलकर इस परियोजना को पूरा किए बिना पैसे निकालने की साजिश रची और उन 672 किराएदारों के भविष्य को खतरे में डाल दिया, जिनके आवास करीब 10 साल पहले ही ध्वस्त कर दिए गए थे। ईडी प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन से जुड़े कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। मामले में संजय राउत से जुड़े लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ और संपत्तियां जो संजय राउत और उनके परिवार द्वारा हाल ही में खरीदी या कब्जा की गई, एजेंसी की जांच के दायरे में है। हालांकि राउत और उनके भाइयों ने इसके स्वामित्व से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव की मुलाकात हुई तो यूपी की सियासत में चर्चाएं गर्म हो गईं। अटकलें लगने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो रात के अंधेरे में सपा के इतने बड़े नेता को सीएम योगी से मिलना पड़ा। कहीं चाचा शिवपाल यादव वाली हवा उनके साथ भी तो नहीं बह रही है। लेकिन योगी से उनकी मुलाकात का अब खुलासा हुआ है। दरअसल इस मुलाकात के पीछे वजह थी पूर्व विधायक और दबंग नेता रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव। रामगोपाल यादव ने योगी से आग्रह किया कि दोनों नेताओं सहित उनके परिवार को अकारण प्रताड़ित नहीं किया जाए। लेकिन बात यही है कि दोनों पर अकारण कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि बहुत से ऐसे कारण हैं जो कार्रवाई हो रही है। दरअसल बसपा के जमाने से ही पूर्व विधायक रामेश्वर यादव, जोगेंद्र सिंह यादव, उनकी पत्नी और उनके परिवार पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इस परिवार पर कार्रवाई हुई है और अब इस परिवार को पुलिस कार्रवाई से बचाने की गुहार रामगोपाल यादव ने लगाई है। लेकिन रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने गैंग बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है। पूर्व विधायक ने अपने व पत्नी राममूर्ति यादव तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने खुद व अपनी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव के नाम पर अनाप शनाप चल अचल संपत्ति अर्जित की। जोगेंद्र और उनकी पत्नी के नाम 15 करोड़ 45,97,735 रुपए व पूर्व विधायक रामेश्वर और उनकी पत्नी के नाम 13 करोड़ 35,23,814 रुपए की संपत्ति अर्जित की गई, जबकि हलफनामे में कहीं कम संपत्ति दिखाई गई है। वहीं एटा जिले के इस दबंग परिवार की तूती हर तरफ बोलती थी, लेकिन योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी, जिसके बाद खुद रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें बचाने की अपील की है।
रामेश्वर यादव को रामगोपाल का करीबी माना जाता है। रामेश्वर यादव समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे हैं। रामेश्वर और उनके भाई जोगेंद्र यादव पर कुल 80 केस दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों की 29 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं रामेश्वर यादव की संपत्ति पर कुछ दिन पहले बुलडोजर भी चला था। 18 जून को डीएम ने कुर्की का आदेश जारी किया था। दोनों भाई और उनकी पत्नी के नाम पर लगभग 29 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। वहीं रामेश्वर यादव को पुलिस ने पहले ही गैंगस्टर एक्ट में आगरा से गिरफ्तार कर लिया, जबकि जोगेंद्र सिंह यादव गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं और फिलहाल फरार चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच शिवसेना पर कब्जे की जंग अब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता, हरीश साल्वे और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के बीच लड़ी जा रही है। सिंघवी और सिब्बल यह तर्क देते रहे कि शिंदे गुट को भाजपा में शामिल हो जाना या फिर नई पार्टी बना लेनी चाहिए, लेकिन हरीश साल्वे ने साफ कहा कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है और जो है वह पार्टी का अंदरूनी संकट है। बहुमत जब किसी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो फिर उस नेता यानी उद्धव ठाकरे के पास कोई अधिकार नहीं बचता। दलीलों का यह सिलसिला कल भी चलता रहेगा, क्योंकि कोर्ट अब मामले की सुनवाई 4 अगस्त को करेगी। सुनवाई के दौरान उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 2/3 विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी के साथ विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वह यह नहीं कह सकते कि वही मूल पार्टी है। सीजेआई ने सिब्बल के सवाल के जवाब में कहा कि मतलब आप यह कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय कर लेनी चाहिए थी या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी। सिब्बल ने कहा कि कानूनन तो शिंदे गुट को यही करना चाहिए था। सिब्बल ने कहा कि पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होता है। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वह नहीं आए। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना व्हिप नियुक्त कर दिया। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वह मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधान को जोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था। अगर इस तरह के दुरुपयोग को अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। उद्धव कैंप के दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन लोगों को किसी पार्टी में विलय करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया। वह जानते हैं कि वह असली पार्टी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि वह अपनी गलती पर पर्दा ढकने के लिए चुनाव आयोग से मान्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन न हो वह कैसे बना रह सकता है। शिवसेना के अंदर ही कई बदलाव हो चुके हैं। सिब्बल ने जो बातें कही हैं वह प्रासंगिक नहीं है। किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया? जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका हो तो दूसरे गुट की बैठक में न जाना अयोग्यता कैसे हो गया? सीजेआई ने कहा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। इसके जवाब में साल्वे ने कहा कि हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को पूरी पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। बस पार्टी में 2 गुट हैं। क्या 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ था? कई बार ऐसा हो चुका है। चुनाव आयोग तय करता है। इसे विधायकों की अयोग्यता से जोड़ना सही नहीं। वैसे भी किसी ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया। शिंदे गुट की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं कि अयोग्यता का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की भी नौबत नहीं आई। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को हुई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। उस दिन कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि वह आपस में बात कर सुनवाई के बिंदुओं का एक संकलन जमा करवाएं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुटों के नेताओं की कई याचिकाएं लंबित हैं और इन याचिकाओं में विधायकों की अयोग्यता, राज्यपाल की तरफ से शिंदे गुट को आमंत्रण देने, विश्वास मत में शिवसेना के 2 व्हिप जारी होने जैसे कई मसलों को उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में 80-20 का फॉर्मूला पुराना है। इस फॉर्मूले के तहत माल जुटाने वाले के हिस्से 20% आता है और बाकी का ऊपर चला जाता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर ठेका देने, नौकरियां देने के बदले लाभार्थियों को माल खर्च करना पड़ता है और वही नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। पार्थ चटर्जी ने इसी वजह से कहा था कि जो माल पकड़ा गया है वो तो एक अंश है, बाकी तो वो ले गए। वो से पार्थ का सीधा मतलब पार्टी से था। पार्थ ने इसी वजह से कहा कि ममता बनर्जी को भी सब पता था
और पार्टी के बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी अपने हिस्से का माल पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर इन्वेस्ट करता था। ईडी की जांच से पता चला है कि पार्थ के रुपयों से अर्पिता मुखर्जी ने 18 प्रॉपर्टी बनाई थी। इनमें से एक में दोनों पार्टनर हैं। ईडी ने अब इस बात का खुलासा कर दिया कि दोनों के बीच प्रत्यक्ष तौर पर वित्तीय संबंध थे। सूत्रों का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी ने यह स्वीकार करने से इनकार किया कि उनके अपार्टमेंट से बरामद पैसा उनका है, लेकिन उन्होंने घोटाले की काली कमाई से साल 2011 से 2022 के बीच 18 संपत्तियां खरीदी हैं। सूत्रों का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में से एक में पार्थ चटर्जी सह खरीदार हैं। यह बीरभूम में लगभग 7300 वर्ग फुट की भूमि का एक टुकड़ा है, जिसे साल 2012 में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने मिलकर खरीदा था। प्रवर्तन निदेशालय अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों पर छापेमारी की है। दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मुखर्जी के डायमंड सिटी घर पर छापेमारी के दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में 20 करोड़ रुपए नकद और 2 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए थे। अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित बेलघरिया के एक घर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए नकद और 6 किलोग्राम सोना ईडी ने बरामद किया था। हालांकि उन्होंने ईडी को बताया कि उनके अपार्टमेंट में रखा पैसा उनका नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में यह पैसा रखा गया था। ईडी ने पहले कोलकाता में उसके घरों से 50 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया था। 2 अगस्त 2022 को अर्पिता के बयानों के बाद ईडी ने कोलकाता में उनके अन्य परिसरों पर फिर से छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में यह पाया गया कि पार्थ चटर्जी के पास बड़ी संख्या में फ्लैट है, जिनमें से कई उन्होंने अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास सहित अपने करीबी सहयोगियों को उपहार में दिए हैं। इससे पहले अर्पिता ने ईडी को बताया था कि पार्थ चटर्जी ने उनके फ्लैट का इस्तेमाल मिनी बैंक के तौर पर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावी राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इन दिनों अरविंद केजरीवाल मजमा लगाकर रेवड़ियां बांट रहे हैं। बिजली फ्री, राशन फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी सख्ती से इस रेवड़ी कल्चर का खात्मा करना चाहती है। वजह यह कि वोट के लिए मुफ्त में बांटे गए सौगात देश की आर्थिक हालात को पतली करने वाली है। सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये नहीं कह सकते कि वे कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचार करें। बता दें कि देश भर में चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पाले में करने के लिए कई तरह के लोक लुभावन ऐलान करती हैं। खासकर हर चीज मुफ्त में बांटने का प्रचलन सा चल पड़ा है। इसे आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र, विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आरबीआई और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय में फ्री बी पाने वाले और इसका विरोध करने वाले भी शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सीधे देश की इकोनॉमी पर असर डालता है। इस मामले को लेकर 1 हफ्ते के भीतर ऐसे विशेषज्ञ निकाय के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अब इस जनहित याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वोट देकर सरकार बनाने की एवज में फ्री में जनता को सामान देने का वादा करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने बताया कि यह कैसे देश, राज्य और जनता पर बोझ बढ़ाता है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे वोटर की अपनी राय डगमगाती है। ऐसी प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है। कांग्रेस और टीआरएस के करीब 14 विधायक और कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और वे कभी भी पाला बदल सकते हैं। असल में तेलंगाना में बीजेपी की हवा तेजी से चल रही है और माना जा रहा है कि चुनावों में उसे बड़ी सफलता हाथ लगने जा रही है। के चंद्रशेखर राव के करीबी के मुताबिक उनके मंत्रिमंडल में वित्त और स्वास्थ्य संभाल चुके एटाला राजेंद्र ने अंदेशा जताया है कि जल्द ही बीजेपी का ऑपरेशन कमल ऑन फ्लो दिखाई पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि टीआरएस के एक विधायक कोमाती रेड्डी राजगोपाला रेड्डी के करीबी दोस्त हैं। उनके बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। एक और टीआरएस विधायक जो कि तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में आदिवासियों के भूमि मुद्दों को हल करने के लिए लड़ रहे हैं, उनकी भी बीजेपी से बातचीत की खबर है। वारंगल शहर के टीआरएस विधायक भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। वहीं एक एससी आरक्षित सीट से एक विधायक भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तेलंगाना राज्य में कुल 119 विधानसभा क्षेत्र हैं।
इनमें 18 एससी आरक्षित और 9 एसटी आरक्षित हैं। महबूबनगर जिले में 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले टीआरएस के एक और विधायक भी बीजेपी के रडार पर हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इस नो कंट्रोवर्सी विधायक को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है, जो अपनी अच्छी छवि के लिए जाना जाता है। बीजेपी का मानना है कि अगर वे इस विधायक को लुभाने में सफल रहे तो वे आसपास के 2 से 3 निर्वाचन क्षेत्रों के कई स्थानीय नेताओं को भी अपने साथ जोड़ सकेंगे। सूची में अगले राज्य के एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से एक और विधायक हैं। एटाला राजेंद्र के करीबी सहयोगी के रूप में जाने जाने वाले यह विधायक एटाला के टीआरएस से बाहर आने के बाद से ही बीजेपी के संपर्क में है। अगला नाम उत्तरी तेलंगाना के एक वरिष्ठ नेता का है। ऐसी चर्चा है कि यह विधायक टीआरएस से बहुत खुश नहीं है और पार्टी छोड़ने का विचार कर रहा है। एक विधायक जो केसीआर के पहले टर्म में मंत्री थे और वाईएस राजशेखर रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी के मंत्रिमंडलों में पद संभाल चुके हैं, उनके भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। बागियों की लिस्ट में एक नाम कांग्रेस नेता का है जो एक विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी है। इस नेता को हाल ही में कांग्रेस द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके भी बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। राज्य में 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी आलाकमान को लगता है कि तेलंगाना में उनके लिए माकूल माहौल है और उनके सत्ता में काबिज होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कामकाज में दखल देने से इनकार किया और ईडी के खिलाफ करीब 250 याचिकाओं को रद्द कर दिया, वैसे ही सोनिया, ममता और केजरीवाल सहित 17 पार्टियों की नींद हराम हो गई। सब चाहते थे कि कोई नुक्ता लगाकर ईडी को घोटालेबाजों और आर्थिक अपराधियों को पकड़ने से रोका जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सहित 17 विपक्षी पार्टियों ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताई है। इस मामले में वे पार्टियां भी एक साथ दिखीं जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती, मसलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियां। इन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे सरकार के हाथ और मजबूत होंगे। इन दलों का कहना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मिले अधिकारों पर कोर्ट के फैसले से राजनीतिक प्रतिशोध में लगी सरकार के हाथ और मजबूत होंगे। इन दलों ने एक साझा बयान में यह उम्मीद भी जताई कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत कम समय के लिए होगा और आगे संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि इन संशोधनों ने उस सरकार के हाथ को मजबूत किया जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है। इन संशोधनों का उपयोग करके अपने विरोधियों को शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है। विपक्षी दलों ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कानून में जांच परख और संतुलन के अभाव को लेकर स्वतंत्र फैसला देना चाहिए, उसने वस्तुतः उन दलीलों को फिर से सामने कर दिया जो इन संशोधनों के समर्थन में कार्यपालिका की ओर से रखी गई थी। हम आशा करते हैं कि यह खतरनाक फैसला बहुत कम समय के लिए होगा और संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। उच्चतम न्यायालय ने पीएमएलए के तहत ईडी को मिले अधिकारों का समर्थन करते हुए 27 जुलाई को कहा था कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार मनमानी नहीं है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि धारा 5 के तहत धन शोधन में संलिप्त लोगों की संपत्ति कुर्क करना संवैधानिक रूप से वैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को डबल झटका दे दिया है। पार्टी के 2 बड़े नेता एक साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने खुद की है। राज्य कांग्रेस से दरकिनार असंतुष्ट और नाखुश कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा की है कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं और अगले महीने बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री और मेहसाणा जिले की बीजापुर विधानसभा सीट से 3 बार के कांग्रेस विधायक नरेश रावल ने कहा है कि मुझे पार्टी से कई शिकायतें हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों पर यह बात करने का यह सही समय नहीं है। लेकिन पार्टी को जय हिंद कहने का फैसला किया है। मैं जल्द ही बीजेपी में शामिल होऊंगा और पार्टी नेतृत्व जो भी काम देगा वह करूंगा। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद राजू परमार ने बताया कि मैं पिछले 35 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हूं। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी नेतृत्व ने नामांकनों को महत्व देना शुरू कर दिया है। मैंने पार्टी से कभी किसी पद या एहसान की मांग नहीं की। दुर्भाग्य से पार्टी कर चुकाने का मौका नहीं दे रही है। कई और वरिष्ठ नेता जल्द ही कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दोनों वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ने उन्हें बहुत सारे अवसर दिए। नरेश रावल को गृह राज्य मंत्री बनाया, थोड़े समय के लिए विपक्ष का नेता भी बनाया गया। वे 5 बार विधानसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकित हुए, 3 बार चुने गए। राजू परमार को 3 बार राज्यसभा भेजा गया था। उन्हें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब अगर उनकी कोई शिकायत है जिस पर पार्टी के भीतर चर्चा की जानी चाहिए, उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी की छप पर असर पड़ेगा और पार्टी विरोधी धारणा का निर्माण होगा। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेराल्ड हाउस सहित 16 जगहों पर छापेमारी की अगले ही दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के कार्यालय को सील कर दिया।
साथ ही ईडी ने निर्देश दिया है कि एजेंसी की अनुमति के बिना परिसर न खोला जाए। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय और राहुल गांधी के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहीं ईडी के एक्शन को लेकर पहले से ही आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर प्रचोद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी से ईडी ने सवाल किया था कि एजेएल के अधिग्रहण में 90 करोड़ रुपए के कर्ज का जिक्र क्यों नहीं है और डोटेक्स कंपनी की ओर से दिए गए 1 करोड़ रुपए का कर्ज किस रूप में लिया गया था। इसका जवाब देते हुए सोनिया ने कहा कि इन सब बातों की जानकारी उन्हें नहीं है, बल्कि मोतीलाल वोरा को थी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने उनके हेडक्वार्टर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की घेराबंदी कर ली है। साथ ही कांग्रेस ने एक अलग राग छेड़ते हुए कहा कि यह घेराबंदी इसीलिए हुई है ताकि कांग्रेस महंगाई, जीएसटी सहित आदि मुद्दों पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन न कर पाए। कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक एक करके कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि महंगाई की बात न हो, भय का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ आतंकी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जबकि ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि यह विनाशकाल है विपरीत बुद्धि। बीजेपी हमें डराना चाहती है, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि डीसीपी की तरफ से हमें चिट्ठी आई है और हमें प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा प्रतिशोध और धमकी की राजनीति कर रही है और संसद में बहस से भाग रही है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। 21 जुलाई को 3 घंटे, 26 जुलाई को 6 घंटे, 27 अगस्त को 3 घंटे ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। वहीं ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी इस समय दिल्ली में नहीं हैं और कर्नाटक के दौरे पर हैं। वो आज रात दिल्ली लौटने वाले हैं। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। उन्होंने भी इस कार्रवाई पर कहा है कि मेरी ईडी से बात हुई है, मामले की जांच एकदम सही दिशा में चल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल जेल जाएंगे। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर्स थे। लेकिन बाद के कई वर्षों से सर्कुलेशन कम होने और घाटे में जाने के कारण 2008 में कांग्रेस की अगुवाई में जब यूपीए सत्ता में थी, नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया। इसने अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए, लेकिन दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे महानगरों में इसके पास अकूत संपत्ति थी। अखबार के पास 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अंदाजा लगाया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हुए इसी की आड़ में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने की ठानी। फिर सोनिया और राहुल ने पहले यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी 5 लाख शेयर कैपिटल पर बनाई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की 90 करोड़ कर्ज वाली आर्म एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को सिर्फ 50 लाख देकर खरीद लिया। दावा था कि एजेएल में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कर्ज है, फिर भी हम 50 लाख देकर खरीद रहे हैं। इस तरह एजेएल के ज्यादातर शेयर्स राहुल और सोनिया के हो गए। स्वामी के अनुसार घोटाला यह है कि ये 90 करोड़ का कर्ज था ही नहीं, ये सब झूठ है। अगर 90 करोड़ होता तो कांग्रेस नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को नीलाम कर सकती थी, तो आसानी से 2500 करोड़ मिल जाते। स्वामी का कहना है कि नीलामी होती तो ये रकम कर्जदारों और एजेएल को जाती, लेकिन इन्होंने सिर्फ 50 लाख देकर इतनी बड़ी कंपनी अपने नाम कर ली। सब जानते हैं कि यह मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है। सोनिया और राहुल ये रकम विदेशी मुद्रा के रूप में लाए होंगे और उन्होंने ये रकम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करवा ली। यही सारा माजरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।